अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियासत अली खान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम करता हूँ। मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मतीन शरीफ साहब की, जिसने काफी मेहनत और मशक्कत की ऐसे वीडियोस और कांग्रेस की कैंपेनिंग में। कांग्रेस की इलेक्शन की कामयाबी और उसके साथ उस सेरेमनी तक कई सवाल लेकर आज हम पहुंचे हैं मतीन शरीफ साहब के। अस्सलाम वालेकुम मतीन शरीफ साहब। वालेकुम सलाम तुल्ला। सबसे पहले कांग्रेस की कामयाबी में मुबारकबाद आपको। जी शुक्रिया शुक्रिया। जैसे कि कांग्रेस की कामयाबी में कई फैक्टर्स थे, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जैसा कि माइनॉरिटीज के वोट तब्दील करने में मुसलमान और सीएम केसीआर को पहचाना, जी ये फैक्टर बहुत बड़ा था। मुसल उस सीरीज में तकरीबन 30 से 32 एपिसोड आपने बनाए और शायद सीएम केसीआर को भी ये नहीं पता कि इतने उनके पीछे ऐसा, इसकी वजूहत क्या थी, होमवर्क कैसा हुआ आपका? देखिए, 2014 से पहले केसीआर साहब इलेक्शन में वादे किए थे, मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मगर 2014 के बाद वो वादों को निभाने के बजाय उल्टा जो मुसलमानों के असासे थे, जैसे माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मसाजिद है और उर्दू लाइब्रेरीज है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स है, ये सारे चीजों को बंद करना शुरू करे। तो कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे, कुछ इत्तलात दिए और कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा ऐसा मुसलमानों के साथ केसीआर साहब के दौर में चल रहा। तो उसके बाद मुझे ये बहुत तकलीफ हुई कि केसीआर साहब इतने मुसलमानों के मसीहा मसीहा बोल के अपने आप को जताए, मैं मुसलमानों के साथ ऐसा करूंगा फलां करूंगा, मगर इख्तिदार में आने के बाद उन मुसलमानों से क्यों दुश्मनी नहीं कर रहे। तो इस वजह से मैं सोचा कि ये इनके हकायक जो है केसीआर साहब के, ये अवाम तक लाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अवाम के सामने नहीं लाएंगे तो अवाम गफलती में रहेंगी। और एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम आज इस्तेमाल करते हुए सारी दुनिया को हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो उसी वजह से मेरे जहन में ये बात आई और मैंने उनके ताल्लुक से एक वीडियो बनाया जो उन्होंने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की उस पर। उसके बाद वो फर्स्ट मेरा वीडियो एक 2 to 3 मिलियन व्यूज हुए। तो वो फर्स्ट एपिसोड से मुझे हिम्मत अफजाई हुई और उसके बाद मेरे वीडियो सुन के लोग मेरी हिम्मत अफजाई करे कॉल्स करके। तो वहां से मुझे हिम्मत मिलने के बाद मैं ये सिलसिला शुरू किया। तो ये सिलसिला जाके 30 एपिसोड पे रुका। तो 30 एपिसोड में हर एपिसोड में मैं केसीआर साहब के हकायक जो मुसलमानों के साथ उन्होंने कर रहे थे उसको बयान करते रहा। और हर मेरा वीडियो 1 मिलियन to 1.5 मिलियन लोग देख रहे थे। तो इससे लोगों तक हक क्या है वो पहुंचा। इस वजह से लोग आज केसीआर साहब के ताल्लुक से सोचने पे मजबूर हुए और बीआरएस को छोड़कर 2023 के इलेक्शन में 75% मुसलमान आज कांग्रेस के साथ है, जिसका नतीजा ये हुआ कि केसीआर साहब प्रगति भवन से निकल के अपने फार्म हाउस पे जाके आराम फरमा रहे हैं। ये बात तो हकीकत है कि कांग्रेस हुकूमत में आने में अपने वोट तब्दील करने में केसीआर से कांग्रेस में लाने कामयाब हुई। लेकिन ये बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि जीएचएमसी में तकरीबन 25 सीट्स हैं, वहां पर कांग्रेस को और आपके सीएम केसीआर को पहचानो, उसका इम्पैक्ट इधर सिटी लिमिट्स में नहीं दिखा। अगर देखा जाए तो गांव में, अजला में, आउट ऑफ द सिटी दिखा। उसकी वजूहत क्या है? देखिए, जीएचएमसी में 24 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें से बीआरएस को कामयाबी मिली, कांग्रेस को नाकामी मिली। तो ये जो एक लहर चली डिस्ट्रिक्टों में और जो डिस्ट्रिक्टों में केसीआर साहब किसानों के साथ कंपेयर टू सिटी, डिस्ट्रिक्टों के लोगों में सियासी शऊर थोड़ा ज्यादा होता कि डिस्ट्रिक्ट में लोग उनके मसरूफियात थोड़ा कम रहते, इसलिए वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ना, न्यूज देखना, उनकी एक्टिविटीज रहते और सियासी शऊर भी उनके पास थोड़ा ज्यादा रहता। तो वहां के लोग ये केसीआर साहब की एक्टिविटीज को जानते हुए कंप्लीटली उनके एंटी काम करे। सिटी लेवल पे लोगों की मसरूफियात की वजह से हर कोई ज्यादा न्यूज पे उस पर फोकस नहीं करता और सियासी शऊर भी कम होता। इस वजह से यहाँ पे बीआरएस को कामयाबी मिली। वरना और कई सीट ऐसे है कि यहाँ पे कांग्रेस बहुत करीब आके हारी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं जीती, मगर कांग्रेस एक सीट नामपल्ली की आप देख सकते, जो सीट 2000 वोट से हारे। तो ऐसे कई सीट्स हैं जिसपे हम बहुत कम मार्जिन से हारे। इंशाल्लाह इसका भी जो है सो मुहासिबा किया, इसके बारे में भी वर्कआउट किया जाएगा। नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह ये भी कवर किया जाएगा। अब अगर अपन सिटी लिमिट्स की अगर बात करें तो हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अगर बात करें तो वो लोग, उनका भी काफी वाइटल रोल रहा। बीआरएस को काफी बड़े पैमाने पर सपोर्ट करे, मामू कहकर बुलाए और आप आरएसएस के लीडर रेवंत रेड्डी को बोल के ये कैंपेनिंग ज्यादा पैमाने पर चली। लेकिन उनके वोट्स इधर कांग्रेस की तरफ तब्दील करने से रोकने में नाकाम रहे। इसकी वजूहत क्या है? देखिए, जो असद साहब मामू मामू बोल के
केसीआर साहब के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे डिस्ट्रिक्टों को जाके, वो मामू को डुबाने में ये भांजे का बहुत बड़ा रोल रहा। ये भांजे के एक्टिविटी से मामू भांजे के चक्कर में केसीआर साहब की नैया डूब गई। तो केसीआर साहब को जो डिस्ट्रिक्टों में इनको भेज रहे थे, केसीआर साहब कम जा रहे थे, और असद साहब का भी ये सोचना था कि मैं जाके जहां पे मैं ठहर के मैं जिसकी तायद कर दूंगा, सारे मुसलमान अंधे बन के उसकी तायद में चले जाएंगे। ये 2023 का इलेक्शन ये साबित कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सारा स्टेट फिर के मुसलमानों से अपील पे अपील डेली करते रहे। जहीराबाद गए, इनके कारकुन निजामाबाद गए, करीमनगर गए, हर जगह जाके ये लोग कैंपेनिंग करे, मगर वहां के मुसलमान इनको कंप्लीटली इनका बाइकआउट करे, इनकी बातों में नहीं आए। लोग वहां का ये मैसेज दिए कि आप ओल्ड सिटी की हद तक की ठीक है, ओल्ड सिटी से बाहर आपकी बात कुछ चलने वाली नहीं है। ये केसीआर असद साहब को तेलंगाना के मुसलमान मैसेज दिए, और केसीआर साहब को यह जान लेना चाहिए कि नेक्स्ट कभी भी इन ऐसे लोगों का साथ लेके वो अपने आप के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। और इसी वजह से आज केसीआर साहब को ये प्रॉब्लम्स पेश आए। और रहा सवाल दूसरा कि रेवंत रेड्डी साहब को ये लोग आरएसएस का बोलते रहे, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं इलेक्शन में, ना उनका कोई मैनिफेस्टो होता, ना कभी वो डेवलपमेंट पे बात करते। तो उनका मकसद एक ही रहता कि हिंदू मुसलमान, आरएसएस, मस्जिद मंदिर, सिर्फ यही रहता। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक 5 मिनट की उनकी जिंदगी भर की कोई इंटरव्यू मुझे 5 मिनट की सुनाइए, जिसमें उन्होंने मुसलमान का वर्ड नहीं लेना, हिंदू का वर्ड नहीं लेना, और मस्जिद मंदिर आरएसएस ये वर्ड यूज नहीं करके कोई एक 5 मिनट की उनकी तकरीर, उनकी सारी जिंदगी की अगर डेवलपमेंट पे कभी करे तो आप बताइए मेरे को, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करूंगा। तो ये असद साहब का ये रवैया रहा हमेशा के बाद, सिर्फ हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, आरएसएस, खाली इसी पे वो बात करते रहे, क्योंकि इनके पास दूसरा मुद्दा था नहीं। मगर अवाम बाशऊर है, मुसलमान अभी बाशऊर सियासी समझ आ चुकी मुसलमानों में। उन लोगों ने बहुत ही समझबूझ से काम लेते हुए आज कांग्रेस को कामयाबी दी, और सेंट्रल इश्यूज को नजर में रखते हुए, जैसा कि अगर कांग्रेस आएगी तो हमारे नेशनल लेवल पे मुसलमानों के हालात सुधरेंगे, उस वजह से कांग्रेस ने मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। अब जैसा कि बीच में इलेक्शन के दौरान, एक कैंपेनिंग के दौरान रेवंत रेड्डी साहब की एक वीडियो एक छोटे वायरल हुई थी कि अगर कांग्रेस के हाईकमांड से मुझे ऑर्डर आया तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अलायंस करने की बात करूंगा बोलते। क्या ये वजूहत बन सकते हैं कि एमआईएम और कांग्रेस फिर एक बार रियासत तेलंगाना में काम करने के? देखिए, ऐसा कोई रेवंत रेड्डी साहब का स्टेटमेंट नहीं है कि हाईकमांड से मेरे को ऑर्डर आया तो मैं उनके साथ अलायंस रहूंगा। ऐसा कोई रेवंत रेड्डी साहब का स्टेटमेंट नहीं है। आपको मैं समझता हूँ थोड़ा सुनने में कुछ मिस हुआ, उन्होंने बोले कुछ, आप समझे कुछ होंगे उसको। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि हाईकमांड का क्लियर इंफॉर्मेशन है कि जो लोग मोदी जी के साथ है, हम उनको कभी अपने साथ नहीं लेंगे। जो पिछले 10 साल से केसीआर साहब और असद साहब जो मोदी जी का सपोर्ट करते आ रहे हैं, इस वजह से हाईकमांड, कांग्रेस की हाईकमांड का ये क्लियर है कि हम कभी एमआईएम के साथ नहीं जाएंगे। अब जैसा कि 3 तारीख को नतीजा है, जीत हुई कांग्रेस की, जब से लेकर 7 तारीख के दरमियान में दिल्ली को जाना ना लगा यहाँ के लीडर्स का, और कुछ राजभवन करें वहां कुछ गड़बड़ी, प्रोटेस्ट रेवंत रेड्डी के फेवर में नारे लगे सीएम बनाने के, उसमें कुछ गड़बड़ी होने में कुछ अफवाहें बाजार में रखे, इसकी हकीकत क्या है हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सीनियर जूनियर के मसले कांग्रेस में या हर पार्टी में, नेशनल पार्टीज में रहते, हर पार्टी में रहते, तो ये इश्यूज आज से 1.5 साल पहले तेलंगाना में था। कुछ सीनियर्स को कांग्रेस के रेवंत रेड्डी साहब से नाराजगी थी जूनियर होने के नाते, मगर वो आहिस्ता उसके बाद राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब सीनियरों को, जूनियर्स को, सबको बुला के बिठा के बात करके सबके सामने क्लियर पिक्चर रख दिए कि हमारे को सब मिल के काम करना है, हमको कोई सीनियर जूनियर देखना नहीं है। उसके बाद से 1.5 साल से ये इश्यूज खत्म हो चुके थे। अभी रिजल्ट के बाद ऐसे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ ना, जो भी प्रोटेस्ट हुआ वो रेवंत रेड्डी साहब के फेवर में हुआ, उनकी मुखालिफत में कुछ नहीं हुआ। और जैसा कि हमारे भट्टी विक्रमा जी है डिप्यूटी सीएम, और उत्तम कुमार रेड्डी है, उत्तम कुमार रेड्डी जी होम मिनिस्टर, सारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जी, सारे लोग हाईकमांड के फैसले को आंख बंद करके एक्सेप्ट करे, कोई उन लोगों को कोई एतराज नहीं रहा। जैसे राहुल गांधी जी, खड़गे जी, रेवंत रेड्डी साहब का नाम फाइनल करे, उस पर सारे लोग एक्सेप्ट करे, और आज रेवंत रेड्डी साहब सीएम बन चुके। आज का ओथ सेरेमनी, इतना बड़ा मंच, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरे तेलंगाना की आवाम की नजर थी, खासतौर से मुसलमानों की, कि मुसलमानों में से किसको मिलेगा एक बड़ा ओहदा, मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा। लेकिन उस मन से मुसलमानों को आज फिर एक बार नाराजगी हाथ मिली। इसकी वजूहत क्या है? इस मन से इतने बड़े चेहरे, शब्बीर अली साहब है, अजहरुद्दीन है,
इतने बड़े चेहरे थे कांग्रेस में, लेकिन कोई ओहदा नहीं मिलने की वजह, कोई मिनिस्टर नहीं मिलने की वजह। देखिए हर जैसा इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 119 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें फर्स्ट लिस्ट आई थी कांग्रेस की जिसमें 50 एमएलए के नाम आए थे। उसके बाद सेकंड लिस्ट आई थी जिसमें 30 नाम आए थे। उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट आई थी। तो ऐसा सिस्टमेटिक होता। तो ये जो आज मिनिस्टरों का सेरेमनी हुआ, आज ये मिनिस्ट्री का सेरेमनी, ये फर्स्ट लिस्ट है। अब सेकंड लिस्ट फिर आने वाली है शायद हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह। तो उसमें बराबर जो है सो हम सबको उम्मीद है कि एक कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर, एक नाम और एक बड़े कायद मोहम्मद अली शब्बीर साहब का जरूर उसमें नाम होगा और हाईकमान उनको बराबर मिनिस्ट्री का ओहदा देंगे ताकि तेलंगाना के मुसलमानों को लेके चले, साथ लेके चले सबको। और इसी वजह से आज ये सिर्फ फर्स्ट लिस्ट थी, इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अरे नहीं दिए मुसलमानों को नजरअंदाज करें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत कम्युनिटी कास्ट, सिर्फ आज 12 मिनिस्टरों का ओथ हुआ। अभी इसके बाद सेकंड जब होगा उसमें बराबर मुसलमानों को भी अच्छी नुमाइंदगी दी जाएगी। अब आने वाले एमपी इलेक्शंस का दौर आने वाला है। यहाँ से 4 महीने बाद एमपी इलेक्शंस होने के कयास लगाया जा रहा है, खासतौर रमजान में होने के। आपको क्या लगता है 17 सीटों में से कांग्रेस इस बार रियासत तेलंगाना से सेंट्रल को कितनी सीटें देगी? देखिए अभी यहाँ पे जो आप तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में पब्लिक का रुझान जो देखे, इससे ये साबित हो रहा कि अब हुकूमत की कांग्रेस की बन गई। और ये हुकूमत के बाद अभी जो 4 महीने के बाद मई के महीने में जो सेंट्रल इलेक्शन रहेगा, उस इलेक्शन में आप देखना कि 13 से 14 एमपीज तेलंगाना स्टेट सेंट्रल को देने वाला है। ये आप मेरी बात नोट करके रखिए, 13 से 14 एमपीज यहां से जाएंगे क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन में सारे लोगों का यह भी मानना है कि जो पिछले 10 साल से जो मोदी जी के दौर इख्तिदार में जो बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ी और कम्युनलिज्म बढ़ गया, हिंदू मुसलमान बढ़ गया और डेवलपमेंट रुक गया, एजुकेशन रुक गया, ये सारी चीजें रुक गई। तो अब पब्लिक के पास वो वक्त नहीं रहा सोचने हिंदू मुसलमान ये सब चीजों के लिए। सिर्फ ये बीजेपी के पास वक्त है ये पॉलिटिक्स के लिए। तो अभी आवाम ये तय कर चुकी कि अभी हमारे को 2024 के बाद से हम एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, इन चीजों, ये मुद्दों को देखना है। और अभी आवाम इसी मुद्दों के तहत कांग्रेस को फिर इख्तिदार में नेशनल पे भी लाएगी इंशाल्लाह। सेंट्रल में आप यहां से और तेलंगाना से हम 13 से 14 एमपी शायद इंशाल्लाह कांग्रेस को देंगे। आखिरी सवाल लेके चलते हैं आपसे मतीन शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बोलता तेलंगाना को वक्त देने का। आखिरी सवाल यह है कि 6 गारंटीज कब अमल में आएंगे? देखिए 6 गारंटीज के ऊपर आज रेवंत रेड्डी साहब, सीएम साहब की सिग्नेचर हो चुकी और ये 1 महीने के अंदर ये कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अभी जो भी रिलेटेड ऑफिसर्स है वो सारे ऑफिसर्स को रेवंत रेड्डी साहब आज ही पहले दिन, ये कांग्रेस की खासियत है, ये केसीआर या बीआरएस या टीआरएस पार्टी नहीं है कि वादे कर दो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले फिर इलेक्शन के बाद उसको भूल जाओ। ऐसा कांग्रेस का नहीं है क्योंकि कांग्रेस जो है एक नेशनल पार्टी है, एक मुकाम रखने वाली, एक 60 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करी सो पार्टी है। तो ये पार्टी झूठे वादे नहीं कर सकती। जो 6 गारंटीज थी उस पर आज साइन हो चुकी। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर, आने वाले 30 दिन के अंदर आप देखेंगे कि खवातीन के लिए आरटीसी बसों को फ्री कर दिया जाएगा, 200 यूनिट करंट फ्री कर दिया जाएगा और गैस सिलेंडर 500 रुपए कर दिया जाएगा। और व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स को, हर शादीशुदा लेडी को 2500 मंथली पेंशन दिया जाएगा और 4000 बेवाओं को और सीनियर सिटीजन्स को 4000 का पेंशन दिया जाएगा। 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा। तो ये सारे स्कीम्स 30 डेज के अंदर इंशाल्लाह इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो बोलता तेलंगाना को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया मतीन शरीफ साहब। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलता तेलंगाना एक ऐसा चैनल है जो हर हमेशा कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन की रूलिंग पार्टी का सबके लिए आवाज उठाते रहे। ये लोग जब टीआरएस का दौर, बीआरएस का दौर था, उसमें बराबर बीआरएस के खिलाफ भी काम किया और बीआरएस की अच्छाइयां भी बताते रहे। तो अभी मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के भी और बीआरएस के सारे अच्छाइयां जो भी है, खामियां, वो सब बताएंगे। और लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शुक्रिया मतीन शरीफ साहब, बोलता तेलंगाना को टाइम देने का। तो नाजरीन, मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो, ये सीरीज काफी हद तक कांग्रेस की कामयाबी में एक अहम रोल अदा करी और जिसके खुद बानी रहे अब सीरीज को बनाने वाले मतीन शरीफ साहब। तो अपने दोस्त रियासत अली खान को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।